हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग की वीडियो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन टू यू। माई नेम इज वरुण जैन एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। पिछले लगभग 8 साल से मैं सीए कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। सीए कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड सीए फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस ऑडिटिंग। कहने का मतलब यह है कि पूरे सीए कोर्स में अकाउंट्स का पेपर और ऑडिट का पेपर मैं पढ़ाता हूँ। एक शॉर्ट सी चीज में अगर मैं बोलूँ तो अकाउंट्स और ऑडिट का पेपर मैं पढ़ाता हूँ। सर, मुझे अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? देखो, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं पढ़ाने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं टैक्स भी पढ़ा सकता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो अपने करियर की शुरुआत करी थी, मैंने सबसे पहले लाइफ में टैक्स ही पढ़ाया था। टैक्स से मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन मैंने उसको शिफ्ट करके अकाउंट्स में आया। क्योंकि सर टैक्स में क्या था, एक तो बहुत सारी अपडेट्स आती रहती थी और इतना मैं टाइम डिवोट नहीं कर पाता था, तो बच्चे परेशान हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि टैक्स जो है वो मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैं टैक्स में ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता। लेकिन अकाउंट्स को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक एरिया है जहां पर मैं अपनी क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता हूं। और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे उस एरिया में इंटरेस्ट भी डेवलप होने लग गया। और अकाउंट्स के साथ साथ मैंने ऑडिट को भी चूज किया, क्योंकि ऑडिट का जो पेपर होता है वो अकाउंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ऑडिट जो होता है वो किसका होता है जी? ऑडिट भी अकाउंट्स का होता है। तो अगर अकाउंट्स ही बच्चे की क्लियर नहीं है तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि भैया अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और साथ में ऑडिट का पेपर लूंगा तो बच्चा इजीली मेरे कंसेप्ट्स को या मेरे पढ़ाने के तरीकों को समझ पाएगा। और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सीए कोर्स में, चाहे आप टैक्स ले लो, चाहे आप अपना कॉस्टिंग ले लो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, एफएम ले लो, हर सब्जेक्ट में अकाउंट्स जुड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट में अकाउंट्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने टैक्स का पेपर पढ़ा होगा तो टैक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या होता है? पीजीबीपी मींस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। उसमें क्या होता है, उसमें हमें टैक्सेबल इनकम ऑफ अ बिजनेस निकालनी पड़ती है या प्रोफेशन निकालनी पड़ती है। और वो कैसे निकलती है? वो निकलती है बाय यूजिंग द असेसीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं समझ में आता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं आता तो ही कैन नॉट कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम नहीं निकाल सकता। ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें रेशियोज निकालनी होती है, अकाउंटिंग रेशियोज यूज करनी पड़ती है। रेशियोज में भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट कई सारे यूज हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट कई सारे यूज हो जाते हैं। और ऑडिट में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे, हर लेवल पे ऑडिट में तो अकाउंट्स का यूज होता ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अकाउंट्स का जो एक एरिया है वो आपका हर पेपर से कनेक्टेड है। आप सीए कोर्स कर रहे हो तो सर आपको इस सब्जेक्ट से प्यार तो करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल दिल से प्यार करना पड़ेगा। अब आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको अकाउंट्स पसंद नहीं है। सीए कोर्स में बच्चा है तो अकाउंट्स उसे जरूर पसंद होगी, लेकिन स्टिल अगर किसी के माइंड में ये है कि मुझे अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं लेकिन अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता, तो उसको इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके चलना पड़ेगा कि वो इस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाए। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होती है। देखो, प्रोफेशनल 3 तरीके के, सीए भी है, सीएस भी है और सीएमए भी है। अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए इज द मास्टर ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन। अकाउंट्स का, ऑडिट का और टैक्स का मास्टर कौन होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगर मैं सीएस की बात करूं तो सीएस इज द मास्टर ऑफ लॉज। जितने भी हमारे कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल लॉज होते हैं, बिजनेस लॉज होते हैं, उनका मास्टर कौन होता है? उनका मास्टर होता है कंपनी सेक्रेटरी। और कॉस्ट अकाउंटिंग एरिया का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया का जो मास्टर होता है दैट इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए जिसे हम बोलते हैं। तो सीए कोर्स में आपका अकाउंट्स एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है। ठीक है जी। अब कुछ इस पेपर के बारे में जानते हैं। ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5, या कह सकते हो आप ग्रुप 2 का पहला पेपर या पूरे सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5, एडवांस अकाउंटिंग, इसकी जर्नी आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करोगे आज से। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है
और बहुत स्कोरिंग भी है। लेकिन बच्चों के माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस हैं इस पेपर को लेकर, तो पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूं, फिर हम अपनी आगे स्टडीज को, सिलेबस वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो वो मैंने कुछ लिख भी रखे हैं क्वेश्चंस, जो मेरे पास कई सारे पॉइंट्स आते हैं, तो मैंने उसको FAQ फॉर्म में बना भी रखा है। तो मैं कुछ उसमें से जो रेलेवेंट पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर, जैसे कि नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो क्या ये पेपर अकाउंटिंग से ज्यादा टफ है? आपने ग्रुप 1 में अकाउंटिंग पढ़ी और अब आप पढ़ रहे हो ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो सर क्या ये जो पेपर है वो अकाउंटिंग से टफ है? आंसर इज अ बिग नो। दिस पेपर इज कंपैरेटिवली इजी टू एडवांस अकाउंटिंग, सॉरी, कंपैरेटिवली इजी टू अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग से, ग्रुप 1 की अकाउंटिंग से इस पेपर को कंपेयर करो तो सर एडवांस अकाउंटिंग ज्यादा आसान है। क्योंकि आसान क्यों है? क्योंकि इसमें माइंड एप्लीकेशन थोड़ी कम होती है। अकाउंटिंग में आपने अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़े, बड़े बढ़िया चैप्टर पढ़े, आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ा, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा, आपने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, आपने सिंगल एंट्री पढ़ा, ब्रांच पढ़ा, सर हर चैप्टर में अकाउंटिंग के दिमाग चलता है। लेकिन एडवांस अकाउंटिंग में माइंड एप्लीकेशन थोड़ी कम है, ज्यादा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो फॉर्मेट बेस्ड है, जहां पर आपको थोड़े फॉर्मेट्स को लर्न करना पड़ेगा और स्ट्रेट अवे आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। एक चैप्टर है जिसमें मुझे लगता है कि माइंड एप्लीकेशन है इस पेपर में, दैट इज योर कंसोलिडेशन, जिसको हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। इसमें पूरा अच्छा दिमाग चलता है, सिर्फ एक ही चैप्टर है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं सर अमेलगमेशन में भी दिमाग चलता है, लेकिन सर अमेलगमेशन में इतना दिमाग अप्लाई नहीं होता, वो भी एक स्ट्रेट अवे चैप्टर चला जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना मुझसे तो आपको लगेगा सर ये तो बच्चों वाली चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग से कंपेयर किया जाए तो एडवांस अकाउंटिंग इज इजी, क्योंकि इसमें माइंड एप्लीकेशन थोड़ी कम है। सर किस टाइप का सिलेबस है? अगला क्वेश्चन आता है, सर किस टाइप का सिलेबस है? देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके फॉर्मेट बेस्ड सिलेबस ज्यादा है, आपके फॉर्मेट से ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हम चैप्टर्स पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनबीएफसीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम पढ़ेंगे अमेलगमेशंस, हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। यहां पर ना फॉर्मेट्स ज्यादा यूज होते हैं, तो माइंड कम चलता है, फॉर्मेट्स को आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं थोड़ा सा लर्निंग वर्क थोड़ा इस पेपर में ज्यादा है, फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे। अब जैसे बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो सर बैंक शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करता, उसके अपने सेट ऑफ, उसको जो आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेट बना के दे रखे हैं वही उसको बनाने पड़ते हैं, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि उसका क्या फॉर्मेट है, इवन क्या क्या शेड्यूल नंबर है, पहले क्या दिखाना है फिर क्या दिखाना है, ये सब चीज आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, क्या ये लेस स्कोरिंग है या ज्यादा स्कोरिंग है? देखो अकाउंटिंग के कंपैरिजन में ये जो आपका पेपर आता है एडवांस अकाउंटिंग का, ये ज्यादा स्कोरिंग है, ये ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि माइंड एप्लीकेशन कम है, चीजें याद करनी पड़ती, याद हो जाती हैं, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, स्कोरिंग ज्यादा है। लेकिन बच्चों ने क्या कर रखा है, आप किसी से भी पूछ लेना, हर कोई ये बोलेगा कि एडवांस अकाउंटिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आसान है आसान है आसान है आसान है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इस पर मेहनत ही नहीं करता, बच्चा इस पेपर को लाइटली ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ऑडिट है, ग्रुप 2 में EIS SM है और FME को है, बच्चा उनमें लगा रह जाता है और उसको ये लगता है माइंड में कि एडवांस अकाउंटिंग तो हो ही जाएगा। माइंड में आ जाता है कि सर अकाउंटिंग हो गई तो एडवांस अकाउंटिंग तो हो ही जाएगी। सर ऐसा नहीं है, जितना टाइम आपने अकाउंटिंग को दिया है उसका 100% तो नहीं, उसका 80% भी टाइम आप प्रॉपरली सिंसियरली इस पेपर को दे दोगे तब आपका काम बन जाएगा। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको पूरा महीना लग गया अकाउंटिंग को तैयार करने में, तो आप 20 दिन में ये एडवांस अकाउंटिंग का पेपर भी तैयार कर सकते हो, लेकिन वो 20 दिन आपको डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे, तभी आप कह सकते हो कि ये पेपर ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है जी। उसके बाद सर सिलेबस अकाउंटिंग के कंपैरिजन में सिलेबस ज्यादा है या कम है? देखो अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं, पुरानी बात मतलब कहने का मतलब है कि May 20 से पहले की बात करूं, जो May 20 का सिलेबस रिवाइज हुआ था थोड़ा सा, उससे पहले की बात करूं तो पहले एडवांस अकाउंटिंग में तो बहुत कम सिलेबस था और अकाउंटिंग बहुत ज्यादा होता था। एडवांस अकाउंटिंग कम था, अकाउंटिंग ज्यादा था, लेकिन May 20 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ने दोनों को बराबर कर दिया। अब जितना अकाउंटिंग का सिलेबस है लगभग उतना ही एडवांस अकाउंटिंग का भी सिलेबस है। ठीक है जी।
एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम एडवांस अकाउंटिंग से पहले पढ़ सकते हैं, कि जो ग्रुप 1 के अकाउंट्स है क्या हम उससे पहले एडवांस अकाउंट्स पढ़ लें तो हमें समझ में आएगा? आंसर इज नहीं आएगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी अकाउंटिंग खत्म कर लो, नहीं, आप ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ चला सकते हो। आप अकाउंटिंग भी पढ़ते रहो, एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ते रहो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि मैंने अकाउंटिंग अभी छुई भी नहीं तो मैं एडवांस अकाउंटिंग पहले पढ़ लूं, बात नहीं बनेगी, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कुछ चीजें अकाउंटिंग की हम यहां पर यूज जरूर करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो नाम से पता लगता है एडवांस, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स का लेवल एडवांस है। कॉन्सेप्ट्स का लेवल आपका क्या है? एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो आपकी कई सारी चीजें अकाउंटिंग से यूज होती हुई चली आएंगी। ठीक है, तो इस पेपर में आपको अकाउंटिंग के कई सारे प्रिंसिपल्स को, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करने को मिलेगा। देखिए ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद सर कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या अकाउंटिंग जितना ही टाइम मुझे लगेगा इसमें पढ़ाने में या कम लगेगा, देखो मोर और लेस बराबर सा ही लगेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कम ही लगेगा। अगर मान लो मैं अकाउंटिंग को 150 आवर्स में कंप्लीट कराता हूं तो इस पेपर को मैं लगभग 130 आवर्स में करा दूंगा कंप्लीट आपको। ठीक है सर, एक बार सिलेबस के बारे में और बता दो थोड़ा सा, अभी पूरा लिखवाऊंगा आपको फॉर्मेट क्या है सिलेबस का। देखो एडवांस अकाउंटिंग में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े ज्यादा हैं और चैप्टर्स कम है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या था, अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैं कम। यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, यहां पर लगभग आपको 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और 9 आपके चैप्टर्स हैं। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और 9 आपके फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं। यहां पर ज्यादातर जो यूज होगा वो होंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर ज्यादा है, जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया, लिक्विडेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे कंपनी बेस्ड चैप्टर है। इसमें सारे कंपनी अकाउंट्स की चीजें हम यूज करेंगे। तो हर जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, मैं आपकी शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यूज करूंगा जो आपने ग्रुप 1 में अच्छे से सीखा होगा। मैं मानता हूं कि आपने ग्रुप 1 में शेड्यूल 3 को अच्छे से पढ़ा होगा, वो शेड्यूल 3 आपका बहुत अच्छी तरीके से यहां पर यूज होगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको शेड्यूल 3 पूरा नहीं कराने वाला, वो आप ग्रुप 1 से पढ़ते आ रहे हो, यहां पर मैं डायरेक्टली उसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो आपको वो फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है जी, बताइए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, पेपर पैटर्न की तरफ, किस तरीके से हम कवरेज करके चलेंगे, आइए जी। हाँ जी, तो हेडिंग डालते हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, इसमें आपके पास 4 पेपर हैं। पहला पेपर है हमारा एडवांस्ड अकाउंटिंग, सेकंड पेपर है हमारे पास ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तीसरा पेपर है EISSM जिसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और पेपर नंबर 4 इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, EFF। ठीक है, चारों पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि सर इन चारों पेपर में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पेपर बनता है, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पेपर बनता है वो है एडवांस अकाउंटिंग और FM एंड इको। ये दोनों मोस्ट स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग पेपर। मतलब आप अगर इसमें अच्छे से मेहनत करो, अगर आप इन पेपर में अच्छे से मेहनत करो तो सर 80+ आराम से लेके आ सकते हो, 90 के मार्क पे भी पहुंच सकते हो, लेकिन 80+ अगर आप आराम से अच्छे से मेहनत करो 80+ तो आप लेके आ सकते हो, और सर लाने भी पड़ेंगे। इफ यू आर प्लानिंग फॉर रैंक इन सीए इंटरमीडिएट, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सीए इंटरमीडिएट में रैंक की प्लानिंग कर रहे हो, मान लो कोई बच्चा बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहा है, तो रैंक की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके 4 पेपर स्ट्रांग होने चाहिए, और 4 पेपर कोई नहीं है, वो 4 पेपर पता हो कौन कौन से हैं। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग एंड FM इको। इन चारों पेपर में जी जान लगा दो, 80+ नंबर ले आओ। अगर आपके ये 4 पेपर में 80+ नंबर आ गए और बाकी पेपर आपके नॉर्मल भी निकल गए, रैंक आ जाएगी आपकी, रैंक आ जाएगी आपकी। क्योंकि सर रैंक लाने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या सर इनमें नंबर नहीं आते, ऑडिट में नंबर नहीं आते, EIS में नंबर नहीं आते? सर नंबर आते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें नंबर नहीं आते, इनमें भी नंबर आते हैं बच्चों के, 80 मार्क्स ऑडिट में भी आए हुए हैं, EIS में भी आए हुए हैं, लेकिन सर इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें भी नंबर आते हैं। हालांकि मैं ये 2 पेपर पढ़ाता हूँ, मैं एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिट एश्योरेंस, ये दोनों पेपर पढ़ाता हूँ, तो दोनों में ही नंबर आ सकते हैं। लेकिन सर एडवांस अकाउंटिंग को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि यहां पर नंबर लाना आसान है, ऑडिट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से मेहनत करके चलनी पड़ती है, ठीक है। हमारी जो ये क्लासेस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगी फॉर नवंबर 2020 स्टूडेंट्स एंड मई 2021, जिनका भी पेपर नवंबर 2020 में है या जो मई 21 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन दोनों अटेम्प्ट के लिए हमारी ये क्लासेस वैलिड रहेंगी। उसके बाद तो फिर हम फ्रेश रिकॉर्डिंग करते ही हैं हर अटेम्प्ट के बाद। तो ये दो आपके जो रिकॉर्डिंग, ये दो आपके जो अटेम्प्ट है उसके लिए हमारी क्लासेस ज़्यादा एप्लीकेबल रहेंगी। एडवांस अकाउंटिंग अगर मैं नवंबर 20 की बात करूँ तो सर एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों ही पेपर में पढ़ाऊंगा। ऑडिट की तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, मैंने बच्चों को, अगर किसी को नहीं पता तो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उसकी, वैसे थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ऑडिट की लाइव क्लासेस में इन द मंथ ऑफ अगस्त स्टार्ट करूंगा और वो 40 डेज का बैच रहेगा, डेली 2 आवर्स ईच। तो वो लाइव जूम पे हम जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो लाइव रखेंगे हम, और एडवांस अकाउंटिंग की आपकी इसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलते चले जाएंगे। और साथ साथ एडवांस अकाउंटिंग का भी मैं स्पेशल जो फीचर मैंने आपको बताया था, जूम सेशन, लाइव जूम सेशन, वो भी मैं आपको दूंगा। मतलब कुछ चैप्टर कवर करने के बाद मैं आप लोगों से लाइव आऊंगा और लाइव में चैप्टर के डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को टेकअप करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो फिर भी मैं आऊंगा ताकि मैं आपको इसको दोबारा एक तरीके से रिवाइज करा सकूं, ठीक है। इन एनी केस एक चीज ध्यान रखना, इन एनी केस नवंबर 2020 वाले सुन लो, इन एनी केस आपको सितंबर तक अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करके चलना है। यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स बाय सितंबर। क्या सर एडवांस अकाउंट सितंबर तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या सर ऑडिट भी हो जाएगा सितंबर तक? बिल्कुल हो जाएगा। मेरे से 2 सब्जेक्ट लोगे मैं तो करा दूंगा सर सितंबर तक, क्योंकि मुझे पता है कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ्स आपको सेल्फ स्टडी के चाहिए ही चाहिए। ये 2 मंथ्स में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और इस बार तो नवंबर वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है कि इंस्टीट्यूट पेपर दिसंबर में लेने वाला है, तो 1 महीने का उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला हुआ है। तो इसलिए अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ्स आपके पास अवेलेबल हैं फॉर योर सेल्फ स्टडी। इन 2 महीनों में क्या मैं आपसे आउट ऑफ टच हो जाऊंगा? बिल्कुल भी आउट ऑफ टच नहीं होगा। यहां पर इन 2 महीनों में मैं आपके साथ लाइव रिविजन्स करूंगा, चाहे वो यूट्यूब के मोड पे हो, चाहे वो मैं जूम के मोड पे हो, वो किसी भी तरीके से हो, मैं लाइव रिविजन करूंगा। एडवांस अकाउंटिंग की भी रिविजन करूंगा, अकाउंटिंग की भी रिविजन करूंगा और ऑडिट की भी रिवीजन करूंगा। अगर आपने मुझसे एडवांस अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, आप सिर्फ मेरे से एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो तब भी यू आर वेलकम टू अटेंड द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग। तब भी मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप अकाउंटिंग की रिवीजन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि सर मेरे मन में लालच नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जितना हो सके बस बच्चों का एडवांटेज हो, ठीक है। तो मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग आपने कहीं से भी पढ़ी हो, स्टिल यू कैन ज्वाइन माय रिवीजन सेशंस ऑफ अकाउंटिंग आल्सो। और मैं अक्टूबर नवंबर में टेस्ट भी आपके लूंगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज भी रहेगी। लगभग मैं हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट को प्लान करता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि 7 टेस्ट को प्लान किया जाए। 7 टेस्ट किस हिसाब से होते हैं? 25% सिलेबस के मैं 4 टेस्ट लेता हूं और उसके बाद 3 टेस्ट मैं 100% सिलेबस के लेता हूं। तो इस तरीके से आपके 7 टेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो एडवांस अकाउंटिंग हो, 7 टेस्ट आपको देने हैं। और सर टेस्ट जितने दोगे उतनी चीजें आपकी कंसेप्चुअली स्ट्रांग होती चली जाएगी। अगर कोई मेरा पुराना एडवांस अकाउंटिंग का बच्चा है, वो भी ये लेक्चर्स को एक्सेस ले सकता है, वो भी ये लेक्चर्स को देख सकता है। बस जस्ट आप मुझे क्या करिएगा, आप मुझे अपना नाम, आपने कब क्लासेस ली थी और कौन कौन से चैप्टर्स आपको चाहिए वो आप मेरे को बता देना। मैं उसके लिए आपके से कोई चार्ज नहीं रखूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले सकते हैं। लेक्चर्स आपको सारे गूगल ड्राइव पे मिलेंगे। गूगल ड्राइव पे आप लेक्चर्स को व्यू कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। और इनकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी। जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपके जो लेक्चर्स हैं वो वैलिड रहेंगे। और इसमें आप अनलिमिटेड व्यूज देख सकते हो, कोई मैं व्यू की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। अनलिमिटेड व्यू, जितनी मर्जी बार आप देखना चाहो उतनी मर्जी बार आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना कि हमेशा लेक्चर को पूरा देखना, कंप्लीट जरूर करना। अगर मान लो मैं 2.5 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं, वैसे 2 से 2.5 घंटे के बीच का लेक्चर होगा, अगर मैं 2.5 घंटे का आपको लेक्चर दे रहा हूं तो सर पूरा 2.5 घंटे का लेक्चर आपको देखना है। बिना लेक्चर देखे अगर आप मुझसे डाउट्स रेज करोगे तो सर मुझे पता लग जाएगा,
मुझे पता लग जाएगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो बिना लेक्चर देखे आ रहे हैं, तो मैं फिर उसके आंसर नहीं दूंगा। मैं पहले आपको यही बोलूंगा कि पूरा लेक्चर देखो, और लेक्चर आपको एक ही स्ट्रेच में, एक ही बारी में, वंस इन अ गो, एक ही बारी में आपको लेक्चर देखना है। ऐसा ना हो कि 2.5 घंटे का लेक्चर आपने 1 घंटा भी देखा और फिर कई घंटों का गैप दे दिया, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा देख रहे हो, वो सब बेकार है। फ्लो जब बनता है ना, तो फ्लो उसको बनते रहने दिया करो, बने रहने दिया करो। तो अगर 2.5 घंटे का लेक्चर है तो उसको पूरा 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करके चलना है, तभी आप उठोगे। रेगुलरली मेरी क्लासेस के साथ साथ जो भी आप लेक्चर देखोगे उसके साथ आप 1 घंटा बस दे दो, आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन रिवाइज आपको रेगुलरली करते चले जाना है, ठीक है। रिवीजन आपको बीच में स्किप नहीं करनी है। क्लियर है जी? तो ये कुछ बातें हैं, बाकी जैसे भी हम कोर्स को परस्यू करेंगे, कुछ कुछ अगर और बातें होंगी वो मैं आपको साथ में बताता चला जाऊंगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न, कि सर पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, किस टाइप के पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो लिखो पेपर पैटर्न। आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। और सर मोस्टली ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड। जनरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5-5 नंबर के, या 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा 4-4 नंबर के। ये सारा का सारा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 99% तो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आता है, लेकिन स्टिल अगर एक आध क्वेश्चन किसी प्रैक्टिकल चैप्टर में से पूछ लिया जाए वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन सर 99% आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ही पहला क्वेश्चन आता है, और वो कंपलसरी होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम नहीं छोड़ सकते, ग्रुप 1 में भी नहीं छोड़ सकते, यहां भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कंपलसरी का पार्ट बने हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऑफ 16 मार्क्स ईच। इन 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 16 मार्क्स ईच। क्या 16 नंबर का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है 16 नंबर का एक क्वेश्चन। 16 नंबर के आप 8-8 के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आपको 10-6 के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको 12-4 के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको 6+4+6 के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 16-16 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 8-8 के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 10-6 के भी आ सकते हैं, 12-4 के भी आ सकते हैं, और 6-4-6 के भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे आप 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं ऑफ 16 मार्क्स ईच। एक फायदा रहता है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 5 पार्ट्स होते हैं, इसमें से आपको एनी 4, कोई भी 4 करने होते हैं ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है जी। इसमें इंस्टीट्यूट आपसे थ्योरी भी पूछ लेता है, थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको एंड में बता ही दूंगा, थ्योरी क्वेश्चन में क्या क्या आपको करना है। थ्योरी भी पूछ लेता है और ज्यादातर प्रैक्टिकली वो पूछ के चलता है। ये तो हमारा पेपर पैटर्न था। अच्छा, रिवीजन किस हिसाब से करनी होगी वो मैं आपके कोर्स के एंड में, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या लास्ट क्लास होगी, तब मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है। देखो, पहली बार पढ़ना और रिवीजन करने में बहुत फर्क है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हम कंसेप्ट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब रिवीजन होती है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है। वहां पर हमें थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंस वाइज हमें रिवाइज करके चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब मैं आपको सीधा एग्जामिनेशन अप्रोच पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे को कोई एग्जामिनेशन अप्रोच के हिसाब से जो वेटेज वाला चैप्टर बनता है वो कराने के लिए मुझे कुछ हल्का चैप्टर भी कराना पड़े, सो दैट आपका वो कनेक्टेड चैप्टर वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक एक फ्लो होगा, एक तरीका होगा जिस हिसाब से मैं आपको करा के चलूंगा। क्लियर है जी। सितंबर में अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको पूरी रिवीजन करनी है। और सर एग्जाम से पहले कम से कम नहीं तो 3 रिवीजन आपको करके जानी है, 3 रिवीजन आपको करके जानी है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ग्रुप 1 को निग्लेक्ट नहीं करना। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो, अगर आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन नॉट निग्लेक्ट ग्रुप 1, आपको साथ साथ ग्रुप 1 को पढ़ते चले जाना पड़ेगा।
ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि हमारा सिलेबस क्या है। साथ साथ ये सब चीज़ें नोट करते चलना। और रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 रजिस्टर्स बना लेना। ऑल्दो वैसे एक पॉइंट डिस्कस करना था आपसे। देखो रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सर 2 रजिस्टर्स तो आपको बनानी ही है। एक रजिस्टर आपका रहेगा कंसेप्ट रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर रहेगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे। ऐसा क्यों मैं करवा रहा हूं? देखो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपका मदद आता है, उसकी जो हेल्प मिलती है वो आपको कब मिलती है? एग्जाम से एक दिन पहले। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में, सीए के किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास कितने दिन का टाइम होता है? 1.5 दिन की प्रिपरेशन का टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 1 तारीख है तो आज आप 5 बजे घर पे आए पेपर देके, तो लगभग आधा दिन भी नहीं होता, वैसे कुछ घंटे ही होते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ आधा दिन वो हो गया, कुछ घंटे वो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका पूरा है और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन भी आपके पास सुबह का टाइम है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 1.5 डेज, 1.5 दिन आपके पास मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और क्या 1.5 दिन में मैं पूरा कोर्स कर सकता हूं, सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं? सर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वहां पर आपको ये कंसेप्ट रजिस्टर मदद करेगा। इस कंसेप्ट रजिस्टर में आपको क्या करना है? आपको सारे कंसेप्ट लिखने हैं और वो कंसेप्ट को आपको रिवाइज करते चले जाना है। एग्जाम से एक दिन पहले आपके कंसेप्ट जरूर रिवाइज होने चाहिए और साथ में आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालने हैं, वो क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। तो ये स्मार्ट ट्रिक्स, ये स्मार्ट टेक्निक्स जो होती हैं वो आपको अपनी प्रिपरेशन में लगानी है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा एक और चीज, जो मेरे से ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है उसको, उनको पता है कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अलग रजिस्टर बनवाता था। तो आपने अगर वो रजिस्टर बना रखा है तो आप उसी रजिस्टर में ग्रुप 2 के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यू करोगे। बस एक मार्जिन सा डाल देना कि ये ग्रुप 1 के है, ये ग्रुप 2 के है। और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता रखी है। जो बच्चे अभी सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग में जुड़े हैं वो सुन लो। मैंने ये चीज क्या बताई थी? मैंने बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एक सेपरेट रजिस्टर में होने चाहिए, सो दैट आपका एक ही रजिस्टर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो। क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ऑडिट के पेपर में भी काम आते हैं। जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो ऑडिट में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं जो यहां पर काम आ सकते हैं। क्योंकि ऑडिट में कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इवन जब आप अपनी आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पर भी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को काफी पूछा जाता है। तो वहां पर भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस रहती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर में बनाता था। तो एएस का रजिस्टर अगर आपने बना रखा है तो उसी में कंटिन्यू करना, और जिन्होंने नहीं बना रखा तो वो अब बना लेना। अब आप एएस को थोड़ा अलग करके चलना। अब लिखो सिलेबस, कि हमारा सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। देखो सिलेबस को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट तो आता है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इसमें आपके पास क्या कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? देखो इसमें आपके पास है AS4 जिसका नाम है कंटिंजेंसीज, ये साथ साथ लिखते चले जाना, एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, ये AS4 हो गया हमारा। उसके बाद AS5 नेट प्रॉफिट। सर इतने बड़े बड़े नाम क्यों लिखवा रहे हो? देखो ये नाम हमें याद करने हैं, ये नाम हमें याद करने हैं विद AS नंबर। आप जब भी AS के आंसर को प्रेजेंट करोगे, जब मैं AS करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि AS के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आप AS के आंसर को प्रेजेंट करोगे तो आपको उसमें नाम और नंबर जरूर देना है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको बार बार पढ़ो। जब भी आप AS का क्वेश्चन पढ़ो उसको नाम और नंबर से पढ़ो।
तब आपको एएस के नंबर्स नाम के साथ याद हो जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमारा AS5 हो गया। उसके बाद AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनीज का पता लगता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपनी इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा, एक एक को डिस्कस भी कर चलते हैं। AS4 का नाम क्या है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मतलब सर बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हमें उसको किस तरीके से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इसमें आपका आता है कि नेट प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से निकाला जाता है, उसमें क्या हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होती हैं, अगर कंपनी अपनी एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करिए तो वो हमें किस तरीके से यूज करके चलना है। तो क्या AS7। उसके बाद AS9 का नाम है जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद AS17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग। एक कंपनीज की कई सारी सेगमेंट्स होती है, डिविजन्स होती हैं, तो सेगमेंट वाइज अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट और लॉस को, अपनी पोजीशंस को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, AS17। उसके बाद AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। एक कंपनी की रिलेटेड पार्टीज होती हैं, लाइक होल्डिंग सब्सिडरीज होती हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, KMPs वगैरह होते हैं, उनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह हुई हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग किस तरीके से रहेगी, तो वो आपको देखना है। उसके बाद AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस, लीज अकाउंटिंग, जो लीज होती हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं पट्टा, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, लीज अकाउंटिंग। उसके बाद AS20 अर्निंग पर शेयर, EPS किस तरीके से निकलती है। उसके बाद AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। एक हम पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे किस तरीके से बनाई जाती है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी अपने ऑपरेशंस को, अपनी किसी डिवीजन को बंद करना चाहती है, शट डाउन करना चाहती है, तो सर क्या इमीडिएटली शट डाउन कर दिया जाएगा या पहले यूजर्स को कुछ उसके बारे में बताया जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, वो इस AS में लिखा हुआ है। AS26 इनटैंजिबल एसेट्स, जितने भी हमारे इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सब चीज़ों के बारे में किस तरीके से इसकी रिकॉग्निशन होती है, कैसे इसको अमोर्टाइज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, ये सब चीज़ें। और लास्ट इज AS29 जिसका नाम है प्रोविजंस, किस तरीके से प्रोविजंस बनाए जाते हैं, क्या होते हैं प्रोविजंस। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज वो क्या होती हैं, एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया एक पार्ट जिसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको नोट कर लेना। हाँ जी, इसको नोट कर लेना। अच्छा, कहीं भी अगर आपको लगे कि सर कुछ रह रहा है या कुछ हो रहा है, नोट नहीं कर पा रहे, वीडियो को पॉज कर देना, पहले नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसा ना हो कि नोट्स आधे अधूरे, नोट्स कभी भी आधे अधूरे मत बनाना, नोट्स हमेशा आप अपने कंप्लीट रखना, क्योंकि बहुत रेलेवेंट होता है। आप मेरे पूरी किसी पुराने स्टूडेंट्स अगर कभी मौका लगे बात करने का तो आप उनसे पूछना कि सर जो भी नोट्स होते हैं कितने रेलेवेंट रहते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा कि मैं क्या बुक ऑफर करता हूँ, क्या बुक देता हूँ। पहले सिलेबस लिखवा दूँ, फिर बुक के ऊपर आएंगे।
ये हो गया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद कुछ हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा स्मॉल टॉपिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के स्मॉल टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं कुछ कंपनी अकाउंट्स के, वो कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास आता है एक टॉपिक ईसॉप्स, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ईसॉप्स। उसके बाद आता है हमारे पास बाय बैक ऑफ शेयर्स, कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे बाय बैक कर सकती है, क्या उसके प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, क्या उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ESDR, क्या कंपनी अपने इक्विटी शेयर किसी सेपरेट राइट्स, मतलब एक कुछ एडिशनल राइट्स देकर इशू कर सकती है। आपको सबको पता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा और उनको राइट्स दिया जा सकता है, ये सब चीज यहां देखेंगे। और लास्ट आएगा हमारे पास लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक हैं लेकिन ये छोटे हैं, ये एक एक दो क्लासेस के टॉपिक हैं, आसान आसान से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से। उसके बाद फिर हम आते हैं बिग टॉपिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कि सर कंपनी अकाउंट्स के बड़े टॉपिक्स, कंपनी अकाउंट्स में ही बड़े टॉपिक्स भी हैं, बिल्कुल है सर, कुछ बड़े टॉपिक्स भी हैं कंपनी अकाउंट्स के। इसमें हमारे पास है, एक तो है अमेलगमेशन, अमेलगमेशन, इसी के साथ साथ हमारा एक AS भी कवर हो जाएगा, AS 14, जो अब मैंने आपको AS वाली लिस्ट में नहीं लिखवाया, वो हमारा इस चैप्टर के साथ कवर हो जाता है, तो AS 14। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक आएगा हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं, जहां पर होल्डिंग और सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे मिक्स किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, वो सीखेंगे यहाँ पर। देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, वो दिमाग लगाने वाला टॉपिक ये वाला है। इस टॉपिक में आपकी माइंड एप्लीकेशन होगी, इस टॉपिक में आपका माइंड एप्लीकेशन होगी, दिमाग सोचेगा, चलेगा दिमाग। बाकी अभी तक जितने भी चैप्टर बताया मैंने आपको, कहीं ज्यादा इतनी माइंड एप्लीकेशन नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो ये बिग टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स हो गया हमारे पास। उसके बाद कुछ हमारे पास स्पेशल टॉपिक्स भी आते हैं, स्पेशल टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, और हम देखेंगे NBFC अकाउंट्स, कि बैंकिंग कंपनी अपने कैसे अकाउंट्स बनाती है, उनके क्या फॉर्मेट्स हैं, RBI ने क्या क्या फॉर्मेट्स दे रखे हैं, वो हम देखेंगे, क्या उनमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। और एक हम देखेंगे NBFC अकाउंट्स, ये एक NBFC अपने अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप भी है, बिल्कुल सर, पार्टनरशिप भी है आपके पास, पार्टनरशिप अकाउंट्स। लेकिन पार्टनरशिप में अब आपके पास वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो टॉपिक्स नहीं है। हाँ जी, अब जो आपके पास टॉपिक आएंगे यहां पर, वो कौन कौन से आएंगे? वो आएंगे, यहां पर आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन।
अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, कि फर्म्स की अमेलगमेशन कैसे होती है, सेल ऑफ फर्म टू कंपनी, कि अगर कम फर्म बिक रही है, कंपनी उसे खरीद रही है तो क्या होगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी, कि अगर कंपनी फर्म में कन्वर्ट हो रही है तो क्या होगा। उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जहां पर हम एक रूल सीखेंगे जिसका नाम होता है गार्नर वर्सेस मरे रूल, बताएंगे, आएंगे अभी उस नाम पे, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। और एक आपको करके चलनी है एलएलपी थ्योरी, एलएलपी की भी थ्योरी आपके एग्जाम में आ जाती है कि एलएलपी के क्या प्रोविजंस है, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, मैंने दे रखे सब कुछ आपको बुक में। तो ये हमारे पास पार्टनरशिप का भी कंसेप्ट बनता है, टॉपिक बनता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है 100 मार्क्स पेपर के लिए। तो एक बार पीछे देखते हैं, पार्टनरशिप के टॉपिक्स हो गए, फिर हमारे पास स्पेशल टॉपिक्स है जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल एनबीएफसीज वगैरह हैं, फिर बिग टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट्स है जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक है, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन। फिर स्मॉल टॉपिक्स है, स्मॉल में आपके पास ईसॉप्स, बायबैक्स, ईएसडीआर एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और फिर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें आपके पास लगभग 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो वेटेज में मेरे बच्चे जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनकी वेटेज रहती है एग्जाम में लगभग 40 टू 45 मार्क्स। सर कंपलसरी क्वेश्चन तो हो गया 20 नंबर का, लेकिन जो अमेलगमेशन का चैप्टर मैंने आपको बताया वो AS 14 से ही डील करता है, तो मैं उसको भी AS का पार्ट मान के चलता हूं। तो उसको मिलाकर, या आप कह सकते हो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस अमेलगमेशन, इनको मिलाकर जो पेपर आता है हमारे पास वो आता है 40 टू 45 मार्क्स का, ठीक है। और बाकी हमारे पास अदर चैप्टर्स वो बचते हैं लगभग 75 टू 80 मार्क्स। ये मैं कितने में से बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं 120 नंबर में से। 120 नंबर का पेपर आता है ना, उसमें से आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है, तो इस हिसाब से आपकी उसकी वेटेज बनती है कि 40 से 45 मार्क AS और 75 टू 80 मार्क्स के हमारे बाकी के अदर चैप्टर्स, ठीक है जी। तो ये हमारी वेटेज की भी बात होगी। अब बात आती है सर हमें बुक कौन सी रेफर करनी है, क्या हमें बुक रेफर करनी है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करके चलनी है। तो बुक के लिए मैं आपको बुक देने वाला हूं वो बुक दिखाता हूं। ये आपकी बुक है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये आपकी बुक है एडवांस अकाउंट्स की। यहां मैंने सिलेबस डाल रखा है पूरा, ये देखो आप सारा कंपेयर कर लेना, ये आपका सिलेबस हो गया। इस किताब को मैंने AS समेत, AS इंक्लूड करके लगभग कितने चैप्टर्स बना रखे हैं, 22 चैप्टर्स बना रखे हैं, हाँ जी। 22 चैप्टर में मैंने डिवाइड कर रखा है। ये देखो इस तरीके से चैप्टर हैं, पहले मैंने स्टार्टिंग में AS डाल दिया, AS 4, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29। फिर मैंने आपके चैप्टर्स डाल दिए, ईसॉप्स हो गया, बायबैक हो गया, ESDR हो गया, AS अमेलगमेशन हो गया, IR हो गया, लिक्विडेशन हो गया, और उसके बाद हमारे पास बैंकिंग कंपनी हो गया, NBFC हो गया, ये सब चीज़ें मैंने डाल के करी हुई, कंसोलिडेशन हो गया एंड पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। डिसोल्यूशन में आप अगर नीचे एंड पे आते हैं तो मैं आपको लेके जाता हूँ पेज नंबर 158। तो यहीं पर ही मैंने LLP की भी थ्योरी इनकॉर्पोरेट कर रखी है, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बना के दे रखा है। थोड़ा इसको मॉडिफाई मैं कर लूँगा। ये देखो ये LLP की थ्योरी होगी, ये LLP की आपके पास क्या होगी सर, थ्योरी होगी। तो इसको भी आप पढ़ के चलिएगा।
अच्छा, ये जो बुक मैंने आपको बना के दे रखी है, इसमें क्या कर रखा है सर? इसमें आपका पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, उसके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, इंस्टीट्यूट के आरटीबीज के क्वेश्चन कवर्ड हैं, मॉक टेस्ट पेपर कवर्ड है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कवर्ड है। ये सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट करके एक ही बुक को एक ही जगह पर आपको सारा कंपाइल करके दे रखा है। हाँ, आपके एग्जाम से पहले का जो आरटीपी आएगा, जैसे नवंबर 20 में एग्जाम दोगे तो उससे 1-2 महीने पहले जो आरटीपी आता है वो मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस करूंगा बाय द मीन्स ऑफ यूट्यूब के थ्रू डिस्कस करूंगा। अगर मुझे कहीं लगेगा कि कोई अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लिखवाना है तो वो मैं क्लास में आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं साथ साथ आपको करता चला जाऊंगा। ये बुक आपको मिलेगी, ई बुक मिलेगी आपको, आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हार्ड कॉपी बुक की चाहिए तो आप मुझे अपडेट कर देना, तो मैं आपको हार्ड कॉपी भिजवा दूंगा, सब्जेक्ट टू सम नॉमिनल से एडिशनल उसके चार्जेस रहेंगे। नहीं तो ई बुक से अगर आप पढ़ना चाहो तो आप उसको, आपकी मेल पे बुक पहुंच जाएगी तो आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से प्रिंट निकाल सकते हो। नहीं तो अगर बुक की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें जो भी उसके चार्जेस होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी। मेरा जो फ़ोन नंबर है, माई फ़ोन नंबर इज़ 9717175748, ये मेरा नंबर है। और ये मेरी ईमेल आईडी है ca varunjain91@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो आपके जो भी क्वेरीज डाउट्स वगैरह होंगे तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप फ़ोन पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट्स है तो सर एक बार व्हाट्सएप करके मुझसे कॉल का टाइम ले लेना, कॉल पे भी बात कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि सर एक इंटरेक्शन चाहिए फेस टू फेस तो आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हो। नहीं तो वैसे भी मैं टाइमली जूम सेशन तो आप लोगों के साथ कंडक्ट करूँगा, आप अपने डाउट्स को लिख लेना, हम जूम सेशन में जब करेंगे डाउट सेशन तब भी हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, अन्यथा आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप करो, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई जरूर आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपका क्वेरी पढ़ी ही नहीं पड़ा हुआ है वो क्वेश्चन, नहीं, विद इन 24 आवर्स मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और आजकल मैं वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई करता हूं, क्योंकि लिखने में कोई फायदा नहीं, टाइम खराब होता है। वॉइस नोट से थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, तो वॉइस नोट के थ्रू आपका रिप्लाई ज़रूर होगा। रिप्लाई की मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं रिप्लाई ज़रूर 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 करूंगा और करता भी हूँ। ठीक है जी, चलो, तो ये कुछ बातें थी। आई होप मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ आपको बता दी हैं। बाकी अब कोर्स स्टार्ट करेंगे और कुछ बातें होंगी तो हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? स्टार्टिंग में हमारा जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा ये 2 चैप्टर्स को निपटाना, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी, इनको निपटाएंगे क्योंकि इनकी जो वेटेज है, इनकी वेटेज है 12 to 16 मार्क्स, 12 से 16 नंबर के यही 2 चैप्टर हैं। 12 से 16 नंबर के जो चैप्टर हैं वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी हैं, तो पहले मैं इन्हीं को ही खत्म कराऊंगा, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं करा रहा क्योंकि बच्चे भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर ही रहेगा, इसमें आपको कोई भी टॉपिक नहीं करा रहा है सच, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। जो मेरे को अपनी बातें बतानी थी वो मैंने बता दी। अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज और सुन लो। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो 5 टर्म्स के आगे पीछे घूमती है। कौन कौन सी वो 5 टर्म्स हैं? वो होती हैं सर एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो इन्हीं 5 चीजों में से कुछ ना कुछ होगी कि भाई या तो कोई आइटम एसेट है, या लायबिलिटी है, या इनकम है, या एक्सपेंस है, या कैपिटल है। इन 5 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इन 5 में ही कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट हम करके चलते हैं। सर अगर मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूं तो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है रिसोर्स कंट्रोल्ड, सुनते रहना, कुछ लिखना नहीं है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, बाय एंटरप्राइज फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब वो रिसोर्सेज जो कि एंटिटी के कंट्रोल में है और जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी एंटिटी के कंट्रोल में है, यूज कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और उससे उससे बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। क्या बेनिफिट मिलेगा सर? गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो सेल्स होंगी। जैसे कि कार है, कार को यूज किया जा रहा है, कंट्रोल में है, कार को यूज किया जा रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। सर क्या जो कंट्रोल होता है वो लीगल ओनरशिप से आता है? आंसर इज नो, यूज से ही कंट्रोल आ जाता है। अगर आप किसी एसेट को इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आप उसको ये बोलोगे कि वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे कि कार हमने ली और साथ में कार लोन चल रहा है, कार हमने ली और साथ में क्या चल रहा है? कार लोन चल रहा है। तो जब तक लोन पूरा नहीं होगा तब तक मेरे पास कार की ओनरशिप नहीं आएगी, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग द कार, तो कार मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरे क्या है? कंट्रोल में। ठीक है। लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस दैट अराइज ऑन द बैलेंस शीट डेट, या कह सकते हो दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट। वो ऑब्लिगेशंस जो कि आपकी बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट है वो आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। अब एक एग्जांपल, आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे, आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे तो आपके पास क्या आ गए? क्रेडिटर्स आ गए। आपके पास क्या आ गए? क्रेडिटर्स आ गए। मुझे बताओ, क्या क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करनी है? क्या विल यू हैव टू पे क्रेडिटर्स? आंसर इज यस। भाई बैलेंस शीट डेट आ गई, 31 मार्च आ गई, 31 मार्च 2020 आ गई और आपने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया, तो सर 31 मार्च 20 को आप कह सकते हो ना कि मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि दैट आई हैव टू पे द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या बन जाएंगे? आपकी लायबिलिटी बन जाएंगे। क्रेडिटर्स क्या बन जाएंगे? आपकी लायबिलिटी बन जाएंगे। एक और एग्जांपल, अगर मान लो किसी ने आपके ऊपर केस कर रखा है, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जैसे कि लेबर यूनियन होती है, तो लेबर यूनियन ने आपके ऊपर, आप एक कंपनी हो, आपके ऊपर क्या कर रखा है? कोर्ट केस कर रखा है। तो मुझे ये बताओ 31 मार्च 2020 को आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे सर केस का क्या स्टेटस है। अगर मान लो केस अभी भी चल रहा है, अगर मान लो केस अभी भी चल रहा है, तो क्या आप 31 मार्च 20 को लायबिलिटी बोल सकते हो कि केस की तरफ से मेरी कुछ लायबिलिटी है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बोल सकते? सर अभी केस डिसाइड थोड़ी ना हुआ। अगर केस हारोगे और आपको पे करना पड़ेगा तभी तो आप लायबिलिटी बोलोगे, तभी तो आप लायबिलिटी बोलोगे। अब मैं इसमें केस बनाता हूं कि सर 31 मार्च 20 को आपका केस पेंडिंग है, आपका केस पेंडिंग है, चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नो लायबिलिटी। अभी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि 31 मार्च 20 को केस डिसाइड नहीं हुआ। हो सकता है आप जीत जाओ, तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या है? हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कि सर देयर माइट बी एन इवेंट, देयर माइट बी एन इवेंट जिसकी वजह से मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ जाए, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। AS 29 में पढ़ेंगे इन डिटेल, AS 29 में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि होती क्या है चीजें। अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। दूसरा समझो कि सर 31 मार्च 20 को कंपनी केस हार गई, लॉस्ट। कंपनी केस हार गई है 31 मार्च 20 को। इसके भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। हारने के बाद कोर्ट का ऑर्डर आ गया और आपको अमाउंट बता दिया गया कि 10 लाख रुपए पे करने हैं, तो अब आप लायबिलिटी बोल सकते हो? सर बिल्कुल, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस आप बोलोगे कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया और मुझे यह भी पता है कि मुझे 10 लाख रुपए पे करने हैं, देन इट इज माय लायबिलिटी फॉर डैमेज, क्योंकि कंफर्म हो चुकी है। दूसरा केस क्या आ सकता है कि सर 31 मार्च 20 को हम केस तो हार गए थे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर क्या नहीं आया कि सर कितना अमाउंट पे करना है, तो क्या मैं अब 31 मार्च 20 को अपनी एक लायबिलिटी बोल सकता हूं? सोच के बताओ, लायबिलिटी क्या थी? लायबिलिटी थी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बैलेंस शीट डेट, कि वो ऑब्लिगेशन जो कि मेरी बैलेंस शीट डेट पर है तो मेरी लायबिलिटी है। केस हारने के बाद बैलेंस शीट डेट पर क्या कोई आपकी ऑब्लिगेशन है पे करने की? क्या कोई ऑब्लिगेशन है पे करने की? आंसर इज यस, यू हैव द ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट की कंफर्मेशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर लायबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट नहीं पता,
तो मेरी वो कंफर्म्ड लायबिलिटी नहीं है, मैं उसके नाम का एक प्रोविजन बना दूंगा, उसके नाम का क्या बना दूंगा, प्रोविजन बना दूंगा। अगेन AS 29 में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रूडेंस, या एक टर्म सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वो क्या थे, वो यही तो चीज थी। प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट था या कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल था, वो यही तो कहता था। वो क्या कहता था, वो कहता था कि भैया अगर आपको पता है कि आपको पे करना है या आपका कोई नुकसान होने वाला है, तो आज से ही उसके बारे में प्रोविजन बना दो। मतलब फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट कर लो, अपने अकाउंट्स में से शो करने लग जाओ। तो अगर आपको पता है कि 31 मार्च 20 को आपकी लायबिलिटी है, देन यू हैव टू मैंडेटरली क्रिएट द प्रोविजन फॉर डेट। और प्रोविजन क्या है सर, प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अमाउंट नहीं पता तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं। हम क्या लगा लेंगे, एक एस्टिमेट लगा लेंगे। बात समझ में आती है। तो ये होती है हमारी लायबिलिटी। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। इनकम, इनकम क्या होता है सर, इनकम मींस योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि सर धंधे से क्या क्या कमाया, एंड अदर इनकम्स जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है। नॉन भाई जो ऑपरेशन धंधे से कमाया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। और कुछ इनकम ऐसी होती है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है आपको, रेंटल रिसीव्ड, आप एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो सब, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो सब क्या होती है, हमारी अदर इनकम्स रहती हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंस भी सर इस तरीके से या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे जो कि बिजनेस को रन करने के काम आते हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी पे करना, परचेजेस करना, रेंट पे करना, ये सब चीजें। और कुछ होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, ये सब चीजें। सर क्या डेप्रिसिएशन भी नॉन ऑपरेटिंग है? मैं नॉन कैश वर्ड नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, मैं नॉन कैश वर्ड नहीं बोल रहा। नॉन कैश अलग चीज है और नॉन ऑपरेटिंग अलग चीज है। नॉन कैश का मतलब है कि वो खर्चा जिसकी वजह से आपकी जेब से कैश नहीं जा रहा, तो वो होता है नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, वो नॉन कैश है लेकिन वो है ऑपरेटिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे होता है, प्लांट एंड मशीनरी पे होता है, और प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन करने के लिए काम आती है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी ऑपरेटिंग नेचर की होगी, तो उस पर लगने वाला खर्चा भी हमारा ऑपरेटिंग होगा, है वो नॉन कैश। तो नॉन कैश और कैश एक्सपेंस वो अलग चीज है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वो अलग चीज है। तो हम एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कि ओनर ने धंधे में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज नोन एज कैपिटल। इसमें ओनर्स की कैपिटल भी आती है, इसमें रिजर्व्स भी आते हैं, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल का पार्ट बनती है। जैसे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी की शेयर कैपिटल आएगी, शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएंगे। सर कंपनी के डिबेंचर्स भी आएंगे, डिबेंचर्स आर द लोन टू द कंपनी। डिबेंचर का नेचर क्या होता है, एक तरीके से लोन होता है, तो डिबेंचर इज नॉट अ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब जो पैसा बिजनेस में धंधे में इन्वेस्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो 5 चीजों के आगे पीछे घूमेगी, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। बात समझ में आती है? हाँ जी, चलो। सो ये हमारा एक डिस्कशन था, एक इंट्रो लेक्चर था एडवांस अकाउंटिंग का। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बातें, वो हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा समझाऊंगा। वैसे वो ग्रुप 1 का पार्ट है, लेकिन स्टिल ग्रुप 2 में भी जब मैं एएस स्टार्ट कराऊंगा तो एएस का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि एएस कैसे बनता है, किस किस तरीके से एएस का स्ट्रक्चर है, एएस का हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करके चलेंगे। चलिए जी, ठीक है जी, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी, तो प्रिपेयर रहिएगा, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।